वेलकम टू दी गुरु क्लासेस। तो हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा था कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले 1 से 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 से 2 में क्या होता है आपका? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एंड 2 से 3 प्रोसेस में क्या है? 2 से 3 प्रोसेस में आपका आता है कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है? हीट रिजेक्ट होती है कंडेंसर से सराउंडिंग में क्या होती है? आपकी हीट रिजेक्ट होती है। और 3 से 4 आपका होता है 3 से 4 आपका होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एक्चुअली में क्या होता है, इसे ही बोलते हैं आप आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ये हाईली इरिवर्सिबल होता है। देखो एंट्रोपी इसकी बढ़ रही है 3 से 4, 3 से 4 आने पे एंट्रोपी बढ़ रही है। और 4 to 1 होता है आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जिस मीडियम में अपन को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो वहाँ से हीट लेता है, अब्जॉर्ब करता है, ताकि वो मिनिमम टेम्परेचर आपका मेंटेन रह सके। ठीक है, चलो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था। तो इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन आता है कि वाई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। टर्म याद रखना, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज नॉट प्रेफर्ड इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन किस में हो सकता है। कंप्रेसर में देखो 2 प्रोसेस हैं यहाँ पे आइसेंट्रोपिक, एक 1 से 2, एक 3 से 4। ठीक है, 1 से 2 में क्या होता है? कंप्रेस हो रहा है, ना कि एक्सपेंड हो रहा है। तो इस वाले प्रोसेस की तो बात कर नहीं रहा होगा, अब बात कर रहा होगा इस वाले प्रोसेस की। ये हो सकता है। अब बात करते हैं इसको हम आइसेंट्रोपिक क्यों नहीं किए। अगर हम इधर इस तरीके से करते तो क्या होता? अगर हम जो केवल थ्रॉटलिंग प्रोसेस को बनाने जा रहे हैं, ओके ठीक, अगर हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस को सीधा सीधा लेके जाते मतलब मेरा ये, तो इसे आइसेंट्रोपिक क्यों नहीं किया? हमने थ्रॉटलिंग प्रोसेस ही क्यों किया? हमारा कुछ वर्क ख़त्म हो गया, क्योंकि थ्रॉटलिंग डिवाइस ना तो वर्क प्रोड्यूसिंग है ना वर्क ऑब्जर्विंग डिवाइस है। ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, चलो अब देखते हैं, क्योंकि अपन को कंपेयर कराना है। अगर हम एक्सपेंडर यहाँ पे इस प्रोसेस में अगर हम यहाँ पे एक्सपेंडर यूज करते तो हमें कुछ वर्क मिलता, और हम उससे क्या करते हैं, जो कंप्रेसर वर्क है जितना हम दे रहे हैं उसमें सप्लाई कर देते, तो हमें कंप्रेशन करने में वर्क कम की रिक्वायरमेंट होती। लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं करते हैं। रीजन क्या है? वो ये है कि जब भी याद रखना कि यहाँ से जो इसका जो थ्रॉटलिंग में, या मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक्सपेंडर यूज कर दिया, तो एक्सपेंडर यूज करने पे हमारा जो 3 पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका होता है न्यू एफ। मैंने न्यू एफ क्यों लिखा? क्योंकि आपका ये है कि यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। इस साइड वाला जो कर्व बनता है वो होता है आपका सैचुरेटेड फ्लूइड का, और इसके राइट हैंड साइड में क्या होता है? सैचुरेटेड वेपर। आपको पता है सैचुरेटेड फ्लूइड, और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो और चेंजेस इन प्रेशर, ये एक तरीके का ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम में अगर हम वर्क लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, और ये वाला जो वर्क आया वो एक्चुअली में होता क्या है कि काफ़ी कम होता है। किसके कंपैरिजन में? कंप्रेसर वर्क के कंपैरिजन में। क्योंकि कंप्रेसर वर्क एक्चुअली में डील करता है आपका सैचुरेटेड वेपर, और सैचुरेटेड वेपर की जो वैल्यू होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इन द केस ऑफ सैचुरेटेड वेपर, ये बहुत ज़्यादा होता है सैचुरेटेड फ्लूइड से। तो इसका जब हम कंप्रेशन वर्क निकालते हैं, क्योंकि ओपन सिस्टम है इसीलिए VDP लिखते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। और एक्सपेंडर अगर हमने लगा दिया तो फिर भी हमें मिला मान लो
वन वॉट मिला, ठीक, सपोज दैट हमें एक्सपेंडर से जो वर्क मिल रहा है वो हमें 1 वॉट मिला, और कंप्रेशन वर्क एक्चुअली में है हमारा आपका, जैसे मान लो कि 1000 वॉट। तो हमने क्या देखा कि ये 1000, मान लिया ये 1000 निकला, ये 1 निकला, तो क्या ये हमारी जस्टिसेबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेंडर जब यूज़ करोगे तो एक्सपेंडर का मतलब होता है टरबाइन, और टरबाइन अपनी महंगी पड़ती है, तो हम इतने का लॉस बियर कर लेते हैं, इसी वजह यही रीज़न है कि आपका जो एक्सपेंडर है वो ना यूज करके हम सिंपल थ्रॉटलिंग प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। वाई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज नॉट प्रेफर्ड इन VCRS? क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस यहाँ से हो रहा 3 से 4, तो अगर हम यहाँ पे एक्सपेंडर यूज करेंगे तो ये इसका जो इनलेट होगा 3 पॉइंट पे इनलेट होगा, 3 पॉइंट आपका कर्व के लेफ़्ट साइड है, और लेफ़्ट साइड है तो इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड लिक्विड वाला है। सैचुरेटेड लिक्विड लोग ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम में वर्क क्या होता है? माइनस का VdP। ठीक, अब हमने देखा कि कंप्रेसर वर्क क्या होता है। कंप्रेसर वर्क भी अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे इनलेट वॉल्यूम लोगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक, इनलेट आपने लिया, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट इस कर्व के ये वाला पॉइंट है जो क्रिटिकल पॉइंट है, इसके राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड वाला ये वाला जो लाइन होती है वो होती है सैचुरेटेड वेपर। तो यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग 1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो सैचुरेटेड वेपर इनटू dP। तो आप देखो कि जो न्यू जी है आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर इज टू मच ग्रेटर देन द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड। तो इस वजह से कंप्रेसर का वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से एक्सपेंडर का वर्क कम होता है। तो यही रीज़न है कि हम एक्सपेंडर यूज ना करके हम वहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस करवाते हैं, वर्क का लॉस होता है। ओके, यही इस पूरे इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, एक कुछ टर्म है इसके, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक्चुअली में होता क्या है कि रेशियो होता है एक्चुअल वॉल्यूम टू दी थियोरेटिकल वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम। अब आपको ये पता होता है कि वॉल्यूम होता क्या, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम कंप्रेसर की हमेशा। वॉल्यूम होता क्या है, मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक, तो एक्चुअल वॉल्यूम ये है। अब यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर एक डायनेमिक डिवाइस है, वो कंटिन्यूसली सप्लाई करता रहता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, वहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, इसीलिए वहाँ पे जो होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, मास कंटिन्यूसली आता जाएगा। ठीक, यही लिखा हुआ है। और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है कि पिस्टन के सिलेंडर में 2 पोर्शन होते हैं, एक BDC एक TDC, और BDC और TDC के बीच का जो वॉल्यूम होता है नेट, एरिया इनटू स्वेप्ट लेंथ, ठीक। तो ये वाला जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक, और तो ये एरिया क्या होता है, पाई/4
d²L। अब चूँकि आरपीएम से कंटिन्यूसली क्या होता है, कंटिन्यूसली डायनेमिक मोशन में, तो इसके कुछ आरपीएम भी होंगे, तो n/60, तो यही लिखा हुआ है। अब कंप्रेसर, मान लो कि सिंगल कंप्रेसर का हमने ये लिखा है, मान लीजिए इसमें कई सिलेंडर है, 4-5 है, तो नंबर ऑफ सिलेंडर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, यही लिखा हुआ है। एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, m.v1 डिवाइडेड बाय π/4 d²L इंटू n/60 इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। मास फ्लो रेट क्या होता है, एम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट टेकन इन kg/s। जितनी भी यूनिट है इसमें, वो सभी की सभी आपको SI में लेनी है। तो मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर सेकेंड। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय kg। डी डायामीटर, इसे ही बोर कह देते हैं, ऑफ सिलेंडर। सभी के सभी आपको रहने क्या है, SI में, मीटर। एन क्या है, RPM, क्योंकि हम 60 से ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। के क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक, एक तो ये तरीका है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने का। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि वो क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम दे देता है और प्रेशर दे देता है, तो अब हमें निकालना रहता है। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो ये लगता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू 1 + c - c, P हायर डिवाइडेड बाय P लोअर की पावर 1/n। अब देखो P हायर क्या होता है, देखो ये P लोअर है, ये P हायर है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इवेपोरेटर होता है और यहाँ पे क्या है, कंडेंसर होता है। तो P हायर की जगह P कंडेंसर और लोअर की जगह P इवेपोरेटर। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी यहाँ से आप निकाल लोगे। और C क्या है, C है आपका क्लियरेंस रेशियो, जो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम का रेशियो। ठीक, तो C की वैल्यू आप निकाल लो, और कंडेंसर प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर दे रखा होगा। N क्या है आपका, N है आपका इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये पढ़ा। अभी क्वेश्चन उठता है कि ड्राई कंप्रेशन वर्सेस वेट कंप्रेशन। कंप्रेशन पहली बात होता किसमें, कंप्रेशन होता है आपका कंप्रेसर में। ठीक, तो वहाँ पे ये बोला है कि हम यहाँ से ही इसकी ये और ये वाला जो पॉइंट है इसके बाहर, हम हमेशा यही वाला प्रेफर क्यों करते हैं, इसके बाद वाला रीजन, सैचुरेटेड वेपर या सैचुरेटेड वेपर के बाद वाला रीजन ही हम हमेशा क्यों प्रेफर करते हैं, इसके अंदर हम क्यों नहीं करते वेट कंप्रेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्चुअली में दो टाइप के कंप्रेशन होते हैं, एक वेट होता है, एक ड्राई होता है। कौन कौन से होते हैं, एक वेट, दूसरा ड्राई। वेट का मतलब ये है कि जो कंप्रेसर का जो इनलेट है, कंप्रेसर का जो इनलेट है, कंप्रेसर का जो इनलेट है वो आपका है वेट रीजन से। कंप्रेसर का जो इनलेट है वो है आपका वेट रीजन। और वेट रीजन क्या होता है, जो ये दो लाइन है, ये दो कर्व है, दो कर्व में क्यों बोला, एक क्रिटिकल पॉइंट के इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, एक क्रिटिकल पॉइंट के इस साइड वाला, इन दोनों के बीच में जो ये जो रीजन मिलते हैं, ये वाले, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका होता है वेट रीजन। अगर कंप्रेशन करना है वेट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें कोई पॉइंट लेना होगा और फिर वहीं से इसका इनलेट कराना होगा। जो भी इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकल के आ रहा है वो वेट रीजन में रखो। वेट रीजन क्या होगा, इससे पहले वाला, सैचुरेटेड वेपर के पहले वाला पॉइंट। ठीक, मान लो हमने ये इसका इनलेट करवाया।
अगर आप इसका इनलेट करवाओगे तो सीधी सी बात ये है, इनलेट क्या हुआ 1 डैश पॉइंट पे, ठीक। अब ऐसा करने से हुआ क्या, कंप्रेसर में एक्चुअली में होता क्या है, वेट का मतलब क्या होगा, मॉइस्चर प्लस वेपर। कंप्रेसर में भैया कंटिन्यूसली रन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका लुब्रिकेंट। अगर मॉइस्ट होगा तो कंटिन्यूसली रन हो रहा होगा तो लुब्रिकेंट को अपने साथ बाहर ले जाएगा और वहाँ पे लुब्रिकेंट इनएफिशिएंट हो जाएगा, और लुब्रिकेंट इनएफिशिएंट हो गया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फिर से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया क्योंकि वियर एंड टियर होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा अगर लुब्रिकेंट इनएफिशिएंट हो गया तो। और कंप्रेशन वर्क फंक्शन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, तो वर्क ऑफ कंप्रेशन बढ़ जाएगा। पहला रीजन समझ में आया। अगर वेट कंप्रेशन हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो इनलेट है, कंप्रेसर का इनलेट है, वो वेट रीजन से होगा, और वेट रीजन हमें पता है मॉइस्चर और वेपर। मॉइस्चर अगर उसमें रहेगा तो लुब्रिकेंट को अपने साथ बाहर भी ले जा सकता है, तो इस ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। इनएफिशिएंट को होते ही वहाँ पे कंटिन्यूसली बीडीसी टीडीसी टू बीडीसी मूव कर रहा होगा, तो ऐसा करने से उसमें वियर एंड टियर बढ़ जाएगा। वियर एंड टियर होने से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो कंप्रेशन वर्क क्या होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंप्रेशन वर्क बढ़ेगा, ठीक। एक तो हमारा कंप्रेशन वर्क बढ़ा। अब हमारा देखो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, पहले रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट था भैया 4 से 1, तो हम क्या लिख रहे थे, H1 माइनस H4, ये 1 है, ये 4 है। इसके बाद नया वाला जो निकला वो निकला H1 डैश माइनस H4। अब तुम ये देखो कि H1 माइनस H4 बड़ा है ये, या फिर H1 डैश माइनस H4, तुम बोलोगे कि पहले वाला बड़ा है, दूसरा वाला जब वेट कंप्रेशन कर रहे हैं तो वो कम आ रहा है। एक तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कम हो गया, दूसरा हमारा कंप्रेसर वर्क बढ़ गया। तो COP क्या हम पढ़े हैं, COP अपन पढ़े हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू दी वर्क इनपुट, ये पढ़े। और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घटा और वर्क का इनपुट बढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि COP आपका और ज़्यादा कम हो गया, इसीलिए हम वेट कंप्रेशन प्रेफर नहीं करते। और दूसरा रीज़न ये भी है कि कंप्रेसर हमेशा ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है जो दोनों के मिक्सचर को साथ डील कर सके। कंप्रेसर एक्चुअली में गैसियस फेज के साथ डील करता है। ओके, तो आज क्लास यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू।